मित्रों, मैं शिवचरण सिंह स्वागत करता हूं आपका एक ऐसे कहानी के साथ इस विजडम ट्री सीरीज में, जो हमें यह बताने का प्रयास करती है कि हम क्यों कर पथ्य को अस्वीकार करते चले जाते हैं और अपथ्य के कारण अपनी बर्बादी को अपने ही हाथों शीघ्रतापूर्वक अपने समीप और समीप ले आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समय की बात है, एक राजा था। ये पुरानी कहानियों के साथ जो हमारे बुद्धि और विवेक से जुड़ी बातें होती हैं, उनमें राजा बड़ी सहायक होते हैं, क्योंकि पुराने समय में राजा जो है वो राजा ही होते थे। ये आज की बात है कि आज तो प्रजातंत्र में प्रजा ही राजा है। चलिए, आप संकेत समझते चलिए, बातें आगे बढ़ती चलेंगी। उस राजा की तबीयत जब खराब हो गई तो तमाम तरह से जितने भी वैद्य, आयुर्वेद के जानकार या फिर जो कोई भी किसी भी विधा का जानकार था, वह अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने के उद्देश्य से राजा के पास आता, उन्हें तमाम तरह से समझाने का प्रयास करता, लेकिन रोग किस कारण से है उस कारण का ही पता नहीं चल पा रहा था। अंत में एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य को बुलाया गया, जिन्होंने राजा के शरीर की तमाम परीक्षाएं की और उसके उपरांत पाया कि यह जो रोग है वह किसी एक ऐसी आदत की वजह से है, जो आदत एक आध लोगों को छोड़कर किसी और की जानकारी में नहीं है, जो गोपनीय है। उन्होंने एक एक करके महामंत्री और फिर सेनापति के साथ मंत्रणा करके राजा की सेवा में जितने भी लोग थे उन सबों को एक एक करके बुलाया, और किसी को प्यार से, किसी को धमकी दे करके, यहाँ तक कि रानी महारानियों को भी बुला करके पूछा गया कि आखिर राजा अपने भोजन में, जलपान में, अन्य समय में क्या उन्हें कोई व्यसन है। सबने एक एक बात बताई, लेकिन उस वैद्य को समझ में नहीं आया कि आखिर ये माजरा क्या है, क्यों राजा की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है। क्योंकि जब तक रोग के मूल, उसके कारण और उस कारण के कारकों का पता ना चल जाए, तब तक निवारण होगा कैसे। अंत में जानकारी मिली कि राजा का एक खास सेवक है, जिससे पूछताछ नहीं की गई, क्योंकि रसोइये तक से पूछताछ कर ली गई थी। सप्ताह और दिन के हिसाब से जिस प्रकार का भोजन, जलपान इत्यादि दिया जाता था, उन सब की सूची बना ली गई, और उस वैद्य को इसमें कुछ भी गलत नहीं लगा। अंत में जब उस वैद्य ने सारे सेवकों को गौर से देखना शुरू किया, तो उसमें एक सेवक की आंखें बहुत चंचल थी। उसको पकड़ा गया। राजा जो बीमार थे वे भी अपने से क्यों कर बताने लगे कि वे क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तब फिर जब उस सेवक से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने कहा कि वह सिर्फ सेवक ही नहीं है, वह राजा का बचपन का मित्र है। वह राजा के साथ बचपन में भी खेला करता था, और उसी क्रम में वह तो चूंकि सामान्य व्यक्ति था, इसलिए वह तमाम जगहों पर घूमा करता था, और उसने राजा को इमली के फल को चखा दिया था, और बचपन से ही राजा उस फल के प्रति इतने आकर्षित हुए थे कि वे सार्वजनिक रूप से किसी को इसको लाने को कहते नहीं, और विशेष करके इसी को हमेशा इसके लिए आहूत करते। और उस वैद्य को इस बात को समझते एक क्षण की भी देर ना लगी कि सारे रोग के मूल में राजा का यह इमली खाना ही है। अब जब बात पकड़ में आ गई, तो उन्होंने राजा को बड़े ही नम्रता और सम्मान के साथ कहा कि राजन,
यदि आप अपने जीवन को स्वस्थ और दीर्घ करना चाहते हैं तो इमली के सेवन को आप एकदम अभी से समाप्त कर दें। क्योंकि उस सेवक से पता चल गया था कि जब भी राजा की इच्छा होती और यह अपने पास इमली रखा रहता, और वो सबसे छिप के, क्योंकि इमली खाना कोई बड़ा बड़प्पन या सभ्यता और कोई बहुत गर्व की बात होती नहीं, तो राजा प्रायः इमली का सेवन छिप छिपा के करते थे। राजा के ऊपर इमली के सेवन का प्रतिबंध लग गया। परिणाम स्वरूप उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया और महामंत्री और सेनापति को इस बात की विशेष चेतावनी और सावधानी बता दी गई कि आप यदि राजा के दीर्घ जीवन के आकांक्षी हैं तो आपको इन्हें इमली के सेवन से किसी भी प्रकार से रोकना होगा। मित्रों, एक दिन की बात है, राजा स्वस्थ हो गए थे और उन्होंने वाकई एक संकल्प से इमली का सेवन बंद कर दिया। लेकिन एक बार वो महामंत्री और सेनापति के साथ राज्य के किसी कार्यवश अपने दूसरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे, जहां कि राजसी बाग में ठहरने का कार्यक्रम बनाया गया था। और जब वे लोग वहां पहुंचे तो राजा को तमाम तरह के पेड़ों की जानकारी दी जा रही थी कि ये देखिए इस चीज का पेड़ है, वो देखिए उस चीज का, ये देखिए आम, ये कटहल, ये फूलों की गलियारी है, तो ये औषधीय पौधों का क्षेत्र है। तमाम तरह से परिचय देते देते अचानक से बीच में एक ऐसा पेड़ आया जिसके बारे में किसी ने कोई चर्चा नहीं की और आगे बढ़ने लगे। तब राजा ने स्वयं से जिज्ञासा व्यक्त की कि ये किस चीज का पेड़ है। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, ये ऐसे ही है, जंगली पेड़ है। तो फिर राजा की जिज्ञासा, अब राजा तो राजा है, आप उसके प्रश्न का जवाब नहीं देंगे, ऐसा हो नहीं सकता, तो सबको रुकना पड़ा। तो महामंत्री ने कहा कि राजन, यह इमली के पेड़, इमली का पेड़ है। अच्छा। अब इमली शब्द को सुनते ही और उस पेड़ को पहली बार देखते ही राजा के मन में एक विशेष कौतूहल जगा। अरे, बचपन से लेकर के अभी तक मैं इसी का तो फल चखा करता था, क्यों ना यहीं रुका जाए। रुकने का कार्यक्रम यद्यपि कहीं अन्य जगह पर, विशेष करके आम के दिन थे, आमों के फल लदे हुए थे, तो आम के बागीचे में की गई थी, लेकिन राजा के कहने पर तत्काल सारी व्यवस्था को इमली के पेड़ के नीचे की गई। और उसके बाद जितनी देर राजा और बाकी लोग वहां बैठे रहे, राजा के मन में बारंबार एक ही बात आती, कितने दिन बीत गए इस मधुर इमली का फल चखे हुए, काश एक इमली गिर जाता और मैं चुपके से इसे अपने पास रख लेता। राज्य कार्य से संबंधित तमाम बातें होती रही, सारे अन्य कार्यक्रम चलते रहे, लेकिन राजा का मन बारंबार या चोरी से वो ऊपर उठा करके उस इमली के पेड़ की तरफ देख लेता और यही इसी बात की आकांक्षा रहती कि जैसे भी हो ये महामंत्री और सेनापति किसी कार्य से इधर उधर हटे और उसके बाद राजा किसी अन्य सेवक से कह करके इमली के 2-4 कुछ फल तुड़वा करके चोरी से रखवा ले। अब देखिए, वो राजा है लेकिन ऐसी बातें सोच रहा है। महामंत्री के सेनापति इस बात को नहीं समझ पाए, लेकिन महामंत्री ने राजा के इरादे को भांप लिया और वो भी राजा की आंखों की चंचलता और उसके अंदर जो एक अशांति का हलचल था उसे उन्होंने भांप करके तो सावधान हो गए। लेकिन राजा तो राजा ने किसी कार्यवश इन दोनों को कहा कि जरा आप मेरे लिए इन एक बार इस पूरे बागीचे का भ्रमण करके आइए। लेकिन महामंत्री बहुत चतुर थे। बुद्धिमान महामंत्री ने अपने एक विश्वस्त व्यक्ति को राजा के पीछे लगा दिया कि देखना, राजा जो भी हरकत करे मुझे बताए, और वो चला गया। बस इतना देर तो पर्याप्त था। राजा ने अपने एक सेवक को तत्काल आदेश दिया कि वह तुरंत इमली तोड़े और तोड़ करके एक विशेष जगह पे, विशेष करके सेनापति और महामंत्री की निगाहों से बचा करके उसे रख ले और एक इमली उसको तत्काल दे जिससे वो खा सके। इधर महामंत्री ने अपने उस विशेष व्यक्ति को यह सूचना दी थी कि ज्यों ही इमली की तरफ राजा आकर्षित होती हूं, वो अपना एक दूत भेजकर महामंत्री को तुरंत बुला भेजे। उस विशेष व्यक्ति ने जब राजा की गतिविधियों को देखा तो वो अपने एक दूसरे साथी को राजा के पीछे महामंत्री को बुला भेजा। महामंत्री ने आने के बाद जैसे ही राजा उस इमली के फल को अपने मुंह में लगाने जा रहे थे, आकर के
दुस्साहसपूर्ण तरीके से हाथ पकड़ लिया, बोले ऐसा मत कीजिए राजन, आप राजा हैं, इतनी बड़ी रियासत के आप राजा हैं, इतना बड़ा आपका साम्राज्य है, लाखों लोगों को आपसे अपेक्षा है, आप बुद्धिमान, धर्म सेवक और प्रजापालक राजा हैं। आप यदि इस तरह से अपने स्वास्थ्य को खराब करके अपने दीर्घ जीवन को लघु करने की शीघ्रता करेंगे, तो फिर अभी तो आपके राजकुमार अभी बहुत छोटे बच्चे हैं, ऐसा करना आपके लिए किसी भी तरह से उचित नहीं है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह होगा कि आप मान जाएं और इसका सेवन ना करें। इतना कहने पे कुछ क्षण के लिए तो राजा को लगा कि महामंत्री की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन फिर उनको लगा कि इतने सेवकों के सामने इन्होंने मेरा हाथ कैसे पकड़ लिया, मैं राजा हूं, मेरा अधिकार है। और इस अहंकार में उन्होंने कहा कि महामंत्री, आप अपने सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं, शीघ्रतापूर्वक आप अपने हाथ को हमारे हाथ से हटाइए। और फिर क्या था, महामंत्री झिझक गए, और वो झिझकना ही था और राजा का इमली खा लेना ही था कि बस उनकी तबीयत थोड़ी देर के बाद खराब होने लगी। वैद्य को बुलाया गया और उन्होंने कहा कि राजन, मैंने तो आपको कहा था कि आपका रोग अपनी एक सीमा, जिस सीमा तक आपका शरीर उसको रोध सकता था, उसका विरोध कर सकता था, उस सीमा के अतिक्रमण में चला गया है। इसलिए अब मेरे पास ऐसी कोई दवा नहीं है जिससे मैं आपको बचा सकूं। और उसके बाद राजा को सैया पकड़ लेना पड़ा और उसके बाद वही सब हुआ जो अवश्यंभावी था। इस कहानी को आपके साथ साझा करने का जो मेरा मूल उद्देश्य है, वो एक तो है ही कि हमको अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए, ये तो हम जानते हैं, लेकिन दूसरा एक जो सबसे खतरनाक पक्ष है वो यह है कि हम अपने अधिकार और अहंकार में कुछ इस कदर चूर हो जाते हैं कि हम अपने शुभ चिंतक का, जिसने हमारे हाथ को गलत दिशा में जाते हुए थाम लिया हो, रोक लिया हो, उसे अपने अधिकार और अहंकार से वशीभूत होकर झिड़क देते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे पकड़ने की। अब आते हैं इस कहानी का जो मूल उद्देश्य हमारे आज के जीवन से जुड़ा है, और वह उद्देश्य है ये भाई, ये इमली राजा और कांग्रेस, ये इमली राजा कांग्रेस भाई बच के, ठीक यही गति हमारी है। आज देश बहुत ढंग से चल रहा है, इतने लंबे समय से इमली खा खा करके रुग्ण हुए इस शरीर का इलाज हो गया। आज देश ने इमली यानी कांग्रेस को नकार दिया, लेकिन मन तो मन ही है, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए, इसका एतबार कैसे करें। इतने लंबे समय के बाद एक राष्ट्रवादी सरकार आई, उसे कोरोना के नाम पर बदनाम किया जा रहा है, पेट्रोल और डीजल प्राइसेस के नाम पर बदनाम किया जा रहा है, और यह कहा जा रहा है और कई हलकों से इस तरह की आवाजें आ रही है कि चाहे जो कोई भी हो लेकिन मोदी नहीं। हम कांग्रेस को फिर से लाएंगे, इस मूल्य पर भी लाएंगे कि बस मोदी को नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना भाई, हम मोदी की बात नहीं कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कि इस तरह से जो अपना हम अहंकार और अधिकार का प्रदर्शन करने के बाद हम चाहते क्या है, हम यही चाहते हैं ना कि जिन झंझावतों से हम निकले हैं उन झंझावतों को फिर से लाया जाए, फिर से कांग्रेस को वोट दिया जाए। और किस आधार पर, बहुत दिक्कत है, बहुत दिनों से मोदी को देख लिया है, प्रजातंत्र में प्रजा राजा है, राजा का हाथ कुछ बुद्धिमान व्यक्ति पकड़ रहे हैं। इमली मत खाओ, इस कांग्रेस को फिर से मत लाओ, अब और नहीं, अब और नहीं, गम के प्याले और नहीं। क्यों भाई, इन गम के प्यालों ने क्या किया है, इन गम के प्यालों ने इस देश का सत्यानाश किया है। कांग्रेस अगर फिर आती है तो इतने लंबे समय से उसने जो अपना एक पावर इकोसिस्टम बनाया हुआ है, जहां कई जगहों पर
उनका सिंचन पूरी तरह से बंद हो चुका है, उसे वह फिर से चालू कर देगी और हम और आप फिर उस वामपंथ रूपी खतरनाक तंत्र मंत्र और यंत्र के जाल में, भूत प्रेत ओझा गुनी के जाल में फंस जाएंगे, जिसमें फंसे फंसे हमने ना जाने कितने खतरनाक समय को इस राष्ट्र की बर्बादी में जी जान से लगे देखा है। तो ये जो मैंने कहानी आपके साथ साझा की, ये कहानी नहीं है। एक समय की बात है, एक राजा था और वह एक समय आज है। आज का राजा आज की प्रजा है और आज की प्रजा में मोदी के 7 सालों की पूर्ति होने के बाद एक इस तरह की आवाज की प्रतिध्वनि मिल रही है कि बहुत देख लिया मोदी को, क्योंकि हम जिन पक्षों को देखना चाहते हैं वे पक्ष बड़े ही छिछले हैं। हम राष्ट्र के जीवन को नहीं देखना चाहते, हम अपनी सुरक्षा को नहीं देखना चाहते हैं। और जैसे वो राजा इमली खा करके अपने दीर्घ जीवन की कामना को त्याग करके अपने लघु जीवन की शीघ्रता की ओर एकदम धावमान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमको नहीं मोदी नहीं चाहिए, उसने पेट्रोल का दाम बहुत बढ़ा दिया। हमको मोदी नहीं चाहिए, उसने डीजल का दाम बहुत बढ़ा दिया। हमको मोदी नहीं चाहिए, वो कोरोना के समय सेंट्रल विस्टा में व्यस्त था। हमको मोदी नहीं चाहिए क्योंकि मोदी को अब देखने का मन नहीं करता। हमको राष्ट्र नहीं चाहिए, हमको धारा 370 के हटने से कोई लेना देना नहीं है। हमको किसी भी तरह के राष्ट्रवादी गतिविधि से मतलब नहीं है, हमको तो बस वही सुख सुविधा चाहिए। अरे भाई, तो तुम्हारे पास सुख सुविधाएं पहले थी कहाँ? कांग्रेस ने तो तुम्हें उनसे भी वंचित कर दिया था। तुम क्यों इमली खाने पर आमादा हो? क्यों तुम कांग्रेस को लाने पर आमादा हो? कांग्रेस आएगी यानी तुम इमली खाओगे और तुम्हारा जो स्वस्थ जीवन है वो लघुतर होता चला जाएगा। मित्रों, मैं चूंकि इस उद्देश्य की ओर जाने की मंशा से मैंने एक कहानी आपसे साझा की थी, इसलिए मैं इस कहानी से एक सीख, जितने भी लोग इस बात को, जितने लोगों तक मेरी यह बात पहुंचती है, मेरा एक ही आग्रह होगा। यह मामला कोई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का नहीं है, यह मामला कोई पार्टी और पॉलिटिक्स का नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि हम किसी पार्टी के समर्थक हो सकता है हम किसी पार्टी के समर्थक ना हो, किसी के विरोधी हो, लेकिन एक बात तो सर्वमान्य और सर्वकालीन सत्य है कि हम इस राष्ट्र के हैं और इस राष्ट्र के ही समर्थक रहेंगे। जब भी मैं राष्ट्र कहता हूं या भारतीय राष्ट्र कहता हूं तो मेरा आशय निसंदेह रूप से हिंदू राष्ट्र होता है। जो कोई भी पार्टी, देखिए अब तो कांग्रेस के दिन लद गए हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं कि कांग्रेस वाले लोग ही कल को एक नई पार्टी बना ले, अपने आप को पूरी तरह से मेटामॉर्फोसिस के तहत बदल करके और केवल हिंदू राष्ट्र की बात करें, तो हमारे लिए, और अगर संजोग से बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो जाए और वह बीजेपी किसी और भाषा में बात करने लगे, तो हमारे लिए वह पार्टी ही श्रेयस्कर होगा। क्योंकि हम पार्टियों के बंधन में बंधने वाले नहीं है, हम राष्ट्र के बंधन में हैं। हम राज के बंधन में नहीं है, राष्ट्र हमारे लिए प्राथमिक है। जब राष्ट्र प्राथमिक होगा तो हमें इन बातों को समझने में आसानी होगी कि राष्ट्र के लिए क्या अच्छा है किस समय और क्या बुरा है किस समय। तो आज के संदर्भ में अगर हम बात करें, और आज जहां कहीं से इस बात की प्रतिध्वनि हो रही हो कि कांग्रेस को लाना होगा, क्योंकि कांग्रेस को, वाम पार्टियों को, क्षेत्रीय पार्टियों को लाना होगा, किसी को भी लाना होगा लेकिन मोदी नहीं, अगर इस बात की प्रतिध्वनि एक नैरेटिव बनाने के तहत भी हो रही हो, तो मेरा एक ही कहना है, इमली राजा कांग्रेस, भाग रे भैया भाग, चल भगले रे भैया, क्योंकि फिर इस जीवन की खैर नहीं। आपने इमली चखा नहीं कि उस दिन से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, जैसे उस राजा की शुरू हुई थी। वो राजाओं के समय का था, आज का राजा आज की प्रजा है। उसने इमली चखा नहीं, कांग्रेस को लाया नहीं कि उसकी उल्टी गिनती शुरू होनी है और होनी है। इसलिए इस कहानी की इस सीख को आप यदि समझ सके, अन्यों तक पहुंचा सके, इसी बात को अपने तरीके से कह करके, तो मैं समझता हूं कि मेरा यह प्रयास, मेरे इस प्रयास की सार्थकता अवश्य ही होगी। धन्यवाद मित्रों।